मोदी ये देश टुकड़ा नहीं है, ये आपके लिए देश टुकड़ा होगा जहां आप केवल छद्म राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करते आए हैं। ये देश हमारी मातृभूमि है, इसलिए आप टुकड़ा कहना बंद करिए। दूसरा, वो इतिहास में गए कि साहब इतना जीडीपी थे। अरे आप क्यों आए थे? लोग क्यों आपको पसंद कर रहे थे? अगर इतना ही होता तो कांग्रेस को फिर चुन करके ले आते। आपको लाए थे ना अच्छे दिन बाद करके, और आपने क्या किया? अगर आप जीडीपी का इसका उदाहरण देना, मैं इतिहास में चला जाता हूं। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि सम्राट अशोक के समय पर जो भारत की कुल जीडीपी है वो वैश्विक जीडीपी का 33 से 35% है, 1/3 से ज्यादा। और दूसरा आंकड़ा मुगल काल का है, औरंगजेब के समय पर, कि औरंगजेब के समय जो भारत की जीडीपी थी वो वैश्विक जीडीपी का अनुमान था वो 30 से 32%। शशि थरूर ने अभी लिखा वो 25% कहते हैं। तो क्या करूं मैं, सम्राट अशोक के समय को ले आऊं कि औरंगजेब के समय को ले आऊं? बताइए, जीडीपी उस समय इतना था। तो तीसरा, उन्होंने कहा कि साहब जातियां लिखी नहीं है। लिखने वाले कौन थे सुधांशु जी? जो लिखने वाले थे वो मनुस्मृति लिख रहे थे, वो और जो तमाम संहिताएं लिख रहे थे वो जिसमें क्या लिखा था कि अगर शूद्र वो वेद को सुन भी ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। ये लिखा जा रहा था। लिखने का अधिकार था क्या जो वो लिखते? और जब लिखने का अधिकार मिला और बोलने का अधिकार मिला तब आप मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, मूछें काट दे रहे हैं, घोड़ी से उतार दे रहे हैं। और जिस बेटी का बलात्कार हुआ उसके अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए थे इसी उत्तर प्रदेश में, हाथरस में। सारी ठाकुर लोबी उन अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़ी हुई थी। तब आपको वो हिंदू नजर नहीं आ रहा था? नरेंद्र मोदी की अपनी लोकसभा में जहां पर दैनिक जागरण ने छापा कि एक स्वीपर गटर में डूबा हुआ है और हर साल कितने लोग गटर में मारे जाते हैं। आपने कहा कश्मीर के बारे में कि साहब वहां सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी ही बनेगा। यहां कौन बन गया बताइए मुझे? कोई पुरोहित बना सफाई कर्मचारी? क्या चलिए कांग्रेस ने नहीं किया, आपने किया क्या? ये बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। ढोंग मत करिए। और मैं आपके प्रधानमंत्री जी का बता देता हूं कि उनकी समझ क्या, उनकी सोच क्या है। आप गिना रहे थे जिन्ना का। 2007 में नरेंद्र मोदी की किताब आती है कर्मयोग नाम से, अब वो गायब हो गई है। और उसमें क्या लिखा मोदी जी ने कि जो सफाई कर्मी है वो हजारों सालों से मल क्यों धो रहे हैं? क्या उनकी कोई मजबूरी है? मोदी जी जवाब देते हैं कि नहीं, वो कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वो सफाई करने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सारे लोग क्यों इस सुख से वंचित हैं? क्यों नहीं ये सुख उठाते हैं? ये छद्म और ये झूठ का प्रचार करना बंद कीजिए। आप हमें नहीं पढ़ना। जब बाबा साहब ने चाहा था कि हम धर्म ग्रंथ पढ़ें तब तो साहब उनको संस्कृत तक नहीं पढ़ने दी गई। आज हम पढ़ते हैं और जब सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना भी आप हमको बताएंगे कि रामचरितमानस आप कैसे पढ़ेंगे, मनुस्मृति कैसे पढ़ेंगे, गीता कैसे पढ़ेंगे, ये भी आप हमें बताएंगे। आप सदियां हो गई, संविधान ने हमें यह अधिकार दे दिया, लेकिन आप अभी भी हमको डिक्टेट करना चाहते हैं कि हम पढ़ें तो ऐसे पढ़ें, हम आपके पाखंड को पढ़ें, हम वर्ण व्यवस्था को पढ़ें, लेकिन हम सवाल नहीं करें उस पर। सुधांशु जी, सच्चाई यह है कि आपने सारा रिजर्वेशन गायब कर दिया। संविधान को खत्म करने के लिए कौन बोल रहा है? वो आपके प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इसी दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई, तब आपको नहीं याद आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 बार मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, तब आपको चिंता नहीं हुई। और अभी तो राष्ट्रपति जी को, जिनको गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं मिली, तब आपको हिंदू याद नहीं आया। वो सही कहा भारती जी ने कि आपको दरअसल अब हिंदू याद आ रहा है जब चुनाव का समय है। जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी। गुमराह मत कीजिए। दलितों की एकमात्र तरक्की विनोद जी आ रहा है उसके बाद है, वो भी साइंटिफिक एजुकेशन से। आप जो नाले से नाले के गैस से चाय बनाएंगे, गणेश जी शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। ओके प्रोफेसर साहब, बादलों के बीच से हवाई जहाज गुजार दीजिए। साहब हमको ये नहीं पढ़ना है। जवाब ले रहा हूं प्रोफेसर साहब, आप ही के सवालों का जवाब। चंद्रयान पहुंचता है, ये पढ़ना चाहता है। आ रहा हूं सुधांशु, 10 सेकंड। देखिए
विनोद जी आ रहा हूं। देखिए, झूठ का पुलिंदा कैसे बनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कब जाने से वो किया गया, जो फोटो दिखाई गई उसका सच मैं आपको बताता हूं। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें गर्भगृह के अंदर केवल एक ही दिन व्यक्ति जा सकता है, जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। धर्मेंद्र प्रधान जी, यद्यपि वो स्वयं पिछड़ी जात से आते हैं, उनकी फोटो उस दिन की है जिस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी। बाकी दिन सब बाहर से ही देखते हैं। अब ये देखिए, झूठ का प्रपंच बनाते हैं कि साहब उनको जाने दिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। मान्यवर, आप तो पढ़े लिखे, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूं। आपने तो ये कोट किया, बीच में नहीं रवि, और ऑथेंटिक, प्रोफेसर साहब बीच में नहीं, आप बोले कोई नहीं बोला। प्रोफेसर साहब बीच में कोई नहीं बोला सर, जब आप बोले। अरे इतना अगर लगाव था रवि कांजित, आपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए मान्यवर। इतना लगाव था तो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति क्यों नहीं बनने दिया द्रौपदी मुर्मू जी को? काहे विरोध किया भाई? उसके बाद जब यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए तो वो समान नजर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, जब वो राष्ट्रपति बन गई तो आपने उनके पहले संसदीय भाषण का बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का। और अब आके लोग भाषण देने लगते हैं कि साहब हम इतनी बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं ये भी फैक्ट बता देना चाहता हूं। आपने कहा भारत की अर्थव्यवस्था, तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। मैं वो सोर्स कोट कर रहा हूं जिसमें कोई इंडियन नहीं है। वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव, प्रोफेसर एंगस मेडिसिन, OECD 54 देशों की कंबाइंड रिसर्च है 20 साल की, और उसने पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की रिसर्च लिखी है। पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक परमानेंट भारत का 30 से 35% वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूशन रहा है। मुगलों के आने के बाद कम होना शुरू हुआ, तो औरंगजेब के जमाने में 20-22 पे आया, अंग्रेजों के जमाने के बाद खत्म हो गया। यह है प्रोफेसर एंगस मेडिसिन, उनकी किताब है वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव द इकोनॉमिक सर्वे। इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई कोई नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जो आप कह रहे पढ़ना नहीं चाहते। मान्यवर, आपको पता है कि लोगों को कहते पढ़ने नहीं दिया गया। सुनिए, ब्रिटिश टाइम की रिपोर्ट है, विलियम एडम्स की बंगाल प्रेसिडेंसी और टॉमस मुनरो की मद्रास प्रेसिडेंसी। 1812 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स की एजुकेशन कमेटी को सबमिटेड है, जो यह कहती है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 97% है रेट ऑफ एजुकेशन, रेट ऑफ लिटरेसी। तो फिर कैसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है? और विलियम एडम्स में सिर्फ छात्रों में नहीं मान्यवर, शिक्षकों में भी जातिवार उन जातियों के शिक्षकों के नाम है जिन्हें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट में नीचा माना जाता था। यह कह रहा हूं 1812 की रिपोर्ट है। फिर 1837 में मैकाले ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, और महात्मा, अगर किसी को मेरे ऊपर आपत्ति है तो मैं चुनौती देता हूं, 1929 में महात्मा गांधी ने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में जाकर वहां पर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भाषण देके यही रिपोर्ट कोट की थी और कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। और तब एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे जिन्होंने बाकायदा गांधी जी से बहस की, उन्होंने पत्राचार किया। गांधी जी हरवदा जेल में थे, तब केटी शाह जो कि संविधान समिति के अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिया। और ये सारी रिपोर्टें तथ्यात्मक आधार, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है, कोई सर्वे है। ये लोग गवर्नर थे, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि जाकर एक एक स्कूल की संख्या देखो। और मैं आपको एक रिपोर्ट भेज दूंगा 3 अप्रैल 1823, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेंगलपुट में वो लिखता है, कलेक्टर 561 गांव है मेरे तालुके में, 561 स्कूल हैं, और उसमें 6800 कुछ छात्र हैं, 4800 कुछ दलित हैं। 4800, सुनिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैकॉले का वायरस दिमाग से निकालिए। चलिए मत पढ़िए, जाइए ब्रिटिश आर्काइव्स में जो रखा हुआ वो तो पढ़ लीजिए, उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मैकाले वाले और मार्क्स वालों ने कहा पढ़ो ही नहीं, जो हम कह रहे हैं उसे सत्य मान लो। गांधी जी को पढ़ लीजिए, टॉमस मुनरो की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, और ये सारी की सारी पब्लिश्ड हैं। अब लंदन की ब्रिटिश आर्काइव से लेकर भारत में भी वो किताबें अवेलेबल हैं, मगर नहीं। और जो आपने कहा गायब होने की बात, तो डॉक्टर अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान पूरे समग्र अंबेडकर साहित्य से गायब थी हमारी सरकार आने से पहले। वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसकी कॉपी अवेलेबल थी, इसलिए अब सब अवेलेबल है। कौन कैसे चीज को छुपाता। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी हु वर शूद्रास, उसका पहला चैप्टर और उसके पहले पेज में पैराग्राफ नंबर 3 पे उन्होंने लिखा कि आज के शेड्यूल कास्ट का, दलित का, वैदिक एज के शूद्रों के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। अब अगर ये लोग अपने को डॉक्टर अंबेडकर से अधिक विद्वान मानते हैं और डॉक्टर अंबेडकर से अधिक इनको ज्ञान है, तब बात अलग है। अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर, मैंने किताब कोट कर दी, हु वर शूद्रास, चैप्टर पहले ही चैप्टर में उन्होंने पहले ही पेज पे इस बात का उल्लेख किया है। कोई भी व्यक्ति जाकर चेक कर सकता, ना मेरी बात माने, ना प्रोफेसर रविकांत और अशोक भारती जी की बात माने। ठीक, विनोद जी
देखिए, मैं नहीं कहता कि कमियां, त्रुटियां, गलतियां नहीं होंगी, हर तरफ होंगी। उस दिन नोमानी साहब थे डिबेट में, वो कह रहे क्या भैया मतलब इस्लाम में नहीं है क्या? थी, लेकिन ये थोड़ी कि आप किसी धर्म, किसी मजहब का उन्मूलन कार्यक्रम निकाल देंगे, उस पर बहस करना ठीक है। अशोक भारती जी ने अपना व्यू पॉइंट रखा, प्रोफेसर साहब ने अपना व्यू पॉइंट रखा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन विनोद जी, ये राजनीति में आना, मेरे को प्रॉब्लम ये है, किसी को इन प्रिंसिपल दिक्कत है, वो बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। ये राजनेताओं का एक से हो तो बात समझ आते, इट इज हैपनिंग, ये प्लान्ड तरीके से हो रहा है। एक नहीं, आधा दर्जन नेता जा रहे हैं, और अब तो क्लियरली बोल दिया, अब मेरे को, और इस पे सब चुप है कि इंडिया अलायंस तो बनाया इसीलिए गया है ताकि सनातन को चुप कर दें। अखिलेश यादव कहते हैं मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं, वो चुप है। अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, राम जी के मंदिर जाते हैं, चुप है। दीदी देवी की उपासक है, चुप है। मैं कह रहा हूं भाई, सब अपने अपने जिसको मानना है माने, लेकिन अगर कोई इस तरह की टिप्पणी देता है, पार्लियामेंट में वॉच एंड वार्ड की वर्दी बदल रही है विनोद जी, उस पे पूरा विपक्ष बिल्कुल तेजी से बोल रहा है कि वॉच एंड वार्ड की वर्दी पे कमल की बात चल रही, कैसे हो गया? और इस पे एक शब्द नहीं निकल सकता। मेरे को दिक्कत इनसे, उनसे नहीं जो बोल रहे हैं, जो उस कार्य